कर सकते हैं कि अभी जो तत्काल जो भी एग्जाम के पैटर्न चल रहा है, तो बच्चों को अभी चाहिए कि वो अपना शेड्यूल एकदम प्रैक्टिकल बनाए। वो थ्योरी बेस्ड नहीं हो सकता, चाहे इकोलॉजी का ही क्यों ना पार्ट हो, सभी जगह कहीं ना कहीं करंट जुड़ चुके हैं। बच्चों में क्या है, गूगल वाला कंसेप्ट आ गई है। दूसरा यदि देखा जाए तो यूट्यूब का कंसेप्ट आ गई, बच्चे किताब पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि किताब से आप दोस्ती कीजिए, क्योंकि एक कमेंट है, एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, बुक्स एंड फ्रेंड्स मस्ट बी फ्यू बट गुड, यानी किताब और दोस्त कम होना चाहिए लेकिन अच्छा हो। ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल जो आपके नॉलेज है उसी को आपको इलाबोरेट करना होता है, और उस इलाबोरेशन में यदि आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटाज हैं, कुछ सरकार का सर्वे है या कहीं का कोई रिपोर्ट यदि आई है, और वो आपको थोड़ा यूनिकनेस को देखना होगा। बच्चे 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, उनसे यदि एक सच पूछ दिया जाए कि भारत और चीन के बीच में मेन मुद्दा क्या है, विवाद क्या है, या कौन सी सीमा आती है, तो बच्चा एक ही जवाब देता है, सर मैकमोहन रेखा विवाद है। लेकिन क्या सच है? सच है कि भारत और चीन के बीच में दो हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सीमा रेखा, एक जॉनसन लाइन है और एक हमारा मैकमोहन रेखा। आप सभी का स्वागत है स्पैरेंट टॉक्स में, और आज जो हमारे साथ शख्स जुड़ चुके हैं वो मिस्टर अशोक द्वेसर हैं। आपको बता दें कि ये बीपीएससी का फैकल्टी हैं पटना के, और करंट अफेयर्स के क्लास लेते हैं। तो आज आपका जो मेन वीडियो होने वाला है वो मुख्य रूप से बीपीएससी 67 मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसके लिए स्ट्रेटजी जो होते हैं पूरे वो सर से जानेंगे, और उसकी पूरी डिटेल्स कि जो भी आपका बचा हुआ टाइम से उसमें क्या स्ट्रेटजी और रणनीति होनी चाहिए, ताकि सर जो हैं आपको एक हेल्प कर सके उस रणनीति और स्ट्रेटजी के थ्रू आप एक अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं और सर से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्पैरेंट टॉक्स में। आपके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है और पटना में आप पढ़ाते हैं, तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपकी इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज नहीं है। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में 2 शब्द बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पैरेंट टॉक्स, और खास तौर पे सचिन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्लासेस ले रहा हूँ। स्पेशली अभी जो मैं मेंस का क्लास ले रहा हूँ वो मैं करंट अफेयर्स का ले रहा हूँ। और यदि देखा जाए तो अभी तत्काल जो क्लासेस चल रही है मेंस का, तो करंट, और उसके अलावा यदि प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में मैं इंडियन इकोनॉमी लेता हूँ और पॉलिटी लेता हूँ, और उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाती है। उसके बाद जब यूपीएससी की बात करते हैं हम सोशल सिक्योरिटी की भी मैं ही क्लास लेता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसा कि पहले भी क्लास जो हम पढ़ा रहे क्लास से बहुत सारे दीपक जी और कुछ लोग बच्चे ने मिले जिन्होंने अभी बिहार बीपीएससी का एओ का एग्जाम हुआ था और एक और ऑडिटर की एग्जाम हुई थी, तो उसमें उन लोगों की तरफ से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मिली। दोनों की तरफ से जो मुझे फीडबैक मिला वो बहुत अच्छा मिला कि सर जो आपने पढ़ाया था कॉपी से बाहर नहीं गई, करंट अफेयर्स का सारे टॉपिक्स वहीं से थे। तो अभी की जो स्ट्रेटजी है, अभी स्टूडेंट्स को चाहिए वो स्ट्रेटजी पर ध्यान देते हुए अभी अपनी तैयारी करें। क्योंकि अभी देखा जाए तो 67 का जो आपका बीपीएससी का डेट आ चुका है मेंस का, और अभी बीपीएससी ने भी नया एक टर्म भी उसमें तब्दील किया है, बदलाव किया है। तो ये अभी जो नया टर्म आई है एक तरह से देख सकते हैं यूपीएससी वाला पैटर्न आ चुकी है, क्योंकि यूपीएससी में भी वही है, सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस बांट दिए जाते हैं, और उसमें फिर होता है कि पहला क्वेश्चन आपका नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है एग्जाम आंसर करने का। लेकिन इससे पहले यदि देखा जाए तो थोड़ा स्टूडेंट चॉइस हो गया था कि हम एक क्वेश्चन का जवाब दें, वो क्वेश्चन का जवाब दें, तो उन पर डिपेंड होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं नया जो अभी बीपीएससी की तरफ से भी जो मॉडल तैयार किया गया है या कह सकते जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन से स्पष्ट हो जाता है कि बीपीएससी भी अपने यूपीएससी के पैटर्न की ओर जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, पिछले यदि हम अपने 12 साल के एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड से ही आया है, मैं भी इससे पहले बैंक में था, फिर एसएससी का जॉब किया, फिर बीपीएससी 56-59 में रहा, फिर यूपीएससी 19-20 मैंने भी इंटरव्यू फेस किया। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इससे हम कह सकते हैं कि अभी जो तत्काल जो भी एग्जाम के पैटर्न चल रहा है, तो बच्चों को भी चाहिए कि वो अपना शेड्यूल एकदम प्रैक्टिकल बनाए। वो थ्योरी बेस्ड अब नहीं हो सकता है। और जहां तक यदि जैसा कि भी आपने कहा करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का हम डायरेक्ट शब्दों में कहें कि चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या और यदि हम केवल हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, तो हिस्ट्री विषय को छोड़ने के अलावा यदि हम जितने भी टॉपिक की बात करें, चाहे इकोलॉजी का ही क्यों ना पार्ट हो, सभी जगह कहीं ना कहीं करंट जुड़ चुके हैं, सभी जगह करंट जुटे हुए हैं। अभी हम कह सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार चाहे पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन उसको करंट से जोड़ करके पढ़िए। करंट उसके साथ क्या क्या अनुसंधान हो रहे हैं, उनके साथ क्या संशोधन हो रहे हैं, उसमें क्या क्या सरकार के प्रोविजंस आ रहे हैं, जब तक उसे हम बहुत अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हम बहुत अच्छा डेप्थ आंसर नहीं लिखेंगे। लेकिन एक चुनौती आज के डेट में बच्चों में है, थोड़ा सा बच्चों में क्या है, गूगल वाला कंसेप्ट आ गई है। दूसरा यदि देखा जाए तो यूट्यूब का कंसेप्ट आ गई, बच्चे किताब पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि किताब से आप दोस्ती कीजिए, क्योंकि एक कमेंट है, एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, बुक्स एंड फ्रेंड्स मस्ट बी फ्यू बट गुड, यानी किताब और दोस्त कम होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि किताब से रिलेशन बनाइए, आप खूब पढ़िए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद आप लिखने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप में ग्रास्पिंग लेवल आएगा नहीं।
मेंस बीपीएससी जो होने वाला 67 का, तो एक करंट अफेयर्स का रोल कितना होता है, उसमें उसकी वेटेज कितनी होती है और ये किस तरह से हेल्प करता है मार्क्स ऑब्टेन करने में, उसके बारे में बताएं सर। यदि मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस में आपका पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोलॉजी का पार्ट हो जाएगा जिसको आप इन्वायरमेंट एंड साइंस कहेंगे, साइंस एंड टेक हो जाएगा। ये सारे जो टॉपिक्स है इसमें आपको करंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसमें यदि देखा जाए तो आपके पास जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, ट्रेडिशनल जो आपके नॉलेज है, उसी को आपको इलाबोरेट करना होता है। और उस इलाबोरेशन में यदि आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटाज हैं, कुछ सरकार का सर्वे है या कहीं का कोई रिपोर्ट यदि आई है और वो आपको यदि हाथ लग जाती है, वो आपके दिमाग में चल रहा है, यदि आपने वो स्टडी किया है, अब आपके पास एक कंटेंट इस तरह के यदि कंटेंट आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लिखने की तरीका होती है, जो आप अपने लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड बना देता है, यूनिक बना देता है। देखिए क्या होता है कि यदि हम कॉपी जांच करने वाले जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, उस सबका कॉपी एक समान होता है, लेकिन बात होता है कि एग्जामिनर से आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करना है, यानी स्पष्ट रूप से हम कहें कि उसमें आपको थोड़ा यूनिकनेस को देखना होगा। यूनिकनेस मीन टू से हम कह सकते हैं कि जैसे भी हमने डेटा की बात किया, हमने बहुत सारे उसमें फैक्ट्स की बात भी किया, सर्वे की बात, और साथ ही साथ आप कोशिश करें उसको इमेज में बताने की कोशिश करें, ग्राफ में बताने की कोशिश करें। यदि आप ग्राफ बताते हैं, इमेज बताते हैं, तो वो ज्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो सामने वाला जब पूरा कॉपी जांचना नहीं, पूरा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो क्या करता है, वो इमेज से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है और कम समय में आपके नंबर भी मिल जाते हैं और सामने वाला कॉपी जांच करने वाला आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो जाता है। तो बहुत जरूरी होती है सर। अगर हम बात करें कि इसमें आंसर राइटिंग का बहुत महत्व है और ये रिटेन एग्जाम्स भी हैं, तो इसमें जितना लिखेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि रिटेन एग्जाम्स में जो चीजें होती है, एक आंसर को बढ़िया बनाने के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उसको हम इंक्लूड करें तो हमारे आंसर जो है बहुत ही अच्छे हो सके और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन कर सके, इसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? इसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटजी जो होगा, यदि हम चाहे बीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की हम बात करें, इसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होगा कि पिछले 10 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस पे वो काम कर लें। और वो जो, क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चंस होते हैं सिविल का, और नॉर्मली मोर और लेस यदि देखा जाए तो उसी क्वेश्चंस को हम उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, उसको करंट से हम जोड़ते हैं, वर्तमान के परिदृश्य को जोड़ते हैं, वर्तमान में समाज में क्या हो रही है परिवर्तन, ये सारी चीजों को देखते हुए हम जोड़ते हैं। जैसा कि एक सिंपल से एग्जांपल दूं, जब हमारे देश में संविधान बन रहे थे तो उस समय ही आर्टिकल 44 की चर्चा हुई थी, जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं उस समय। लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा कि देश में जब समाज में इसी तरह की जरूरत होगी तो इसको हम इंप्लीमेंट करें। अब पिछले 3 दिन की हम यदि उस शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार के राज्यसभा से पारित हो गई। तो अब होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए, आखिर क्या नीड हुए कि सरकार को ये लाना पड़ा। तो ये चीजों के बारे में यदि हमारे पास इसकी परिदृश्य दिमाग में चल रही है तो कहीं ना कहीं हम लिखने में बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यदि देखा जाए तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखिएगा, मैंने बहुत जगह देखा भी है, मेंस में बहुत सारे बच्चे 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं। उनसे यदि ये सच पूछ दिया जाए कि भारत और चीन के बीच में मेन मुद्दा क्या है, विवाद क्या है, या कौन सी सीमा आती है, तो बच्चा एक ही जवाब देता है, सर मैकमोहन रेखा विवाद है। लेकिन क्या सच है? सच है कि भारत और चीन के बीच में 2 हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, एक जॉनसन लाइन है और एक हमारा मैकमोहन रेखा है। लेकिन हम जॉनसन लाइन के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये चीज को जानना हो कि जॉनसन लाइन क्या होता है, मैकमोहन लाइन क्या होता है, दोनों के बीच। अभी हम एक वर्तमान के यदि परिदृश्य को देखें तो देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजीआई बन गए हैं, बने हैं ना। अब प्रश्न होता है कि बच्चों से यदि पूछ दिया जाए क्यों बने, तो डायरेक्ट बोलने के बंद। अब हमें इनके बारे में जानना होगा, ऐसा क्या क्या आईपीसी था, ऐसा क्या क्या सीआरपीसी था, ऐसा क्या समाज में बदलाव हो रही थी जिसको इन्होंने अपने पिताजी के दिए हुए फैसला को भी इन्होंने रोक लगा दिया, उनपे इन्होंने कर सकते संशोधन किया और उसमें नए इन्होंने विचार को प्रयोग, समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजों को जब हम डेप्थ में किसी भी चीजों को नॉलेज को रखते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में बहुत स्पेसिफाइड हो जाता है। और एग्जामिनर भी आज के डेट में यही देखना चाहता है। देखिए एग्जामिनर जो है किताब के ज्ञान नहीं देखना चाहता है, अब एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका अपना विचार क्या है, आप अपना विचार कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब आपका अपना विचार को देख लेता है तो मायने से बात आपसे सेटिस्फाई हो जाता है और आपका मन चाहा जो मार्क्स हम कहते हैं वो मन चाहा आपको मार्क्स भी मिल जाती है। अब बहुत कम समय बचे हुए हैं 67th बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए, तो आप किन टॉपिक्स को सजेस्ट करेंगे कि ताकि स्टूडेंट्स को सीधा तौर पे फायदा हो सके और वो उस टॉपिक्स को अब ज्यादा ध्यान दें ताकि उन्हीं टॉपिक्स पे अब प्रिपेयर होकर जाएं और उनको एग्जाम्स में अब एग्जाम का समय आ चुका है, अब समय बहुत ज्यादा है नहीं, तो मैं कहूंगा कि अब आप कुछ ज्यादा विशेष पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि जो आपने स्टडी किए हैं, जो स्टडी किए उसी को आप रिवीजन करें और जितना कोशिश हो सके आप पर डे लिखने का प्रयत्न करें।
इंट्रोडक्शंस लिखिए, उसका फिर पृष्ठभूमि तैयार कीजिए, उसके बीच का जो मैटर होता है जिसको हम लोग मेन कंटेंट कहते हैं वो कंटेंट तैयार कीजिए, और कंक्लूजन। तो कंक्लूजन और पहला जो हमने इंट्रोडक्शंस किया, इंट्रोडक्शंस का मतलब होता है कि आपका जो मेन कंटेंट है और लास्ट जो आपका इंट्रोडक्शन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग इंट्रोडक्शंस बोलते हैं। तो आपका ऐसा इंट्रोडक्शंस होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको इलाबोरेट किया है, ये चीज एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अब होता है कैसे कौन कौन से टॉपिक की बात करें, तो अभी जितने भी हम करंट की बात करेंगे, तो अभी करंट में जितने भी खास तौर पर चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, सुरक्षा के लिहाज से मुद्दा हो, पर्यावरण के लिहाज से मुद्दा हो, संवैधानिक मुद्दा हो, ये सारे चीजों को आप देख लें। जैसा कि हम कुछ आपको एक दो टॉपिक की बात करें, जैसे रसिया और यूक्रेन जो विवाद है, रसिया यूक्रेन विवाद को आप जरूर परिप्रेक्ष्य में रखें। उसके बाद भारत, अभी जिस तरह से भारत की बढ़त बनती जा रही है, भारत जो है अभी रसिया के साथ यदि देखिएगा तो 100% अधिक ये व्यापार करना चालू कर, यानी 130% अभी हमारे व्यापार हो रही है। जो कि यूरोपियन यूनियन की बात करें या पश्चिमी देशों की बात करें, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत पे कहा कि नहीं, भारत जो है उसे अपना व्यापार कम करे और उनके साथ हम आगे लिबरल बनाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी भारत कम नहीं किया है। यहाँ तक कि कल के आप स्टेटमेंट देखिएगा, रसिया के प्रधानमंत्री जो है वो स्पष्ट रूप से कहा और भारत को उन्होंने समर्थन किया कि भारत जो है अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के समर्थन में न आकर के उन्होंने रसिया के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार को नहीं रोका है। तो ये अब भारत की जो बढ़त बन रही है, चीन जो पीछे हो रहा है, जैसे एसीओ कमेटी हुआ, G20 भी भारत 2023 में भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो भी बात हो रही है अस्थायी सदस्यता बनाया जाए, कौन कौन ऐसे मुद्दा हो सकते हैं जो भारत के पक्ष में होगा, भारत कौन कौन से ऐसे मजबूती से रख रहा है जिसके आधार पर भारत का ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बनाया जाए, अस्थायी सदस्य बनाया जाए। ये सारी चीजों पे हमें बहुत गहराई से देखना होगा। अब बात होती है कि आपके टॉपिक के बारे में, तो करंट की जहां तक हम बात करें, तो करंट में आपका सबसे पहले क्या होता है कि हमारा इंडिया के जितने भी जियोग्राफिकल बाउंड्री हैं और भारत से जितने भी हमारा बाउंड्री या का सीमाई जो हमारा राष्ट्र है, तो सीमाई राष्ट्र का संबंध तो एक क्वेश्चन आपका आना है। उसके बाद नया जो हम किसी भी प्रकार का ट्रीटी कर रहे हैं नए देशों के साथ मिले, जैसे हम 2+2 कर रहे हैं, जैसे हम क्वाड कर रहे हैं ना, जैसे I2U2 हमने किया है, तो इस तरह के जो नए नए चीजें हम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मध्य एशिया तक हमारी जो पहुंच बन रही है, आप देख रहे होंगे अभी मध्य एशिया तक भारत उज्बेकिस्तान इस तक पहुंच बना रही, तो आखिर कारण क्या हो सकता है? कारण कि भारत इससे पहले कोई रिलेशन नहीं बनाया था, अब भारत बनाना चालू करता है, तो आखिर कारण क्या हो सकते हैं? ये सभी चीजों को मजबूती से भी हमें रखने की जरूरत होगी और इसके कंटेंट जो होंगे हमें अपने पास रखना होगा, उसको इलाबोरेट करनी है अपनी भाषा में, अपने तरह से उसको इलाबोरेट करना, जिससे कि सामने वाले सेटिस्फाई हो और हमें मार्क्स अच्छा से अच्छा। सर, ये लास्ट टाइम है कि एक स्टूडेंट्स अब किस तरह से तैयारी करें, लेकिन एक चीज होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो क्या एक स्टूडेंट्स को क्या इन लास्ट टाइम में इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को अपनाना चाहिए डेली रूटीन में, वो आप दिनचर्या के बारे में बता सकते। देखिए क्या होता है कि सिविल सर्विस की जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मैच्योरिटी आ जाती है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होनी चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि अभी डिस्ट्रैक्शंस में थोड़ा सा आप कुछ चीजों को त्याग करें, क्योंकि जहां पर त्याग है वहीं पर उपलब्धि मिलती है, कुछ योगदान भी आती है। तो जैसे आप त्याग भी करें, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे जो बेसलेस जो टॉक होते हैं, फ्रेंडशिप होते हैं, वो सारी चीजों से भी बचें और खुद को अभी कंसंट्रेट होने की जरूरत है। कंसंट्रेट मीन टू से, जैसे अभी जो हमारे समाज में जो गंदा हम कर सकते हैं चल रही है, एक रील अभी चल रही है जहां पर बच्चे भी 60 सेकंड के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हमें इससे कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो है अंधकारमय हो रहा है। तो मैं बहुत बार बताया हूँ, क्लास में भी हम डिस्कस करता हूँ कि देखिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका यूज करना हमें ये जानना चाहिए। तो आप कुछ चीजें हैं जिसको आप थोड़ा अवॉइड करना चाहें, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, खासतौर पर सोशल साइट से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। ज्यादातर आपके पास जो समय है वो समय को आप एनालिसिस में डालिए। एनालिसिस मीन टू से हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीज आपका सही है, कहां पर थोड़ा सा भी कमियां है, वो कमियां को एकदम ब्रीफली, उसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सब पढ़ा चीज है। पढ़ा हुआ चीजों को जब केवल आप एक बार स्मूथली जब देख लेते हैं तो माइंड में आपका होल्ड करना शुरू हो जाता है। तो आप उस चीजों को एक बार देख लीजिए। नींद, फ्रेश होकर के आप नींद लीजिए। भोजन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सेहत जब बहुत अच्छे आप हैं, अंदर से संतुलित आप हैं, तभी आप किसी भी प्रकार की चीजों का आप सामना कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको अभी नींद लेने की भी जरूरत है और पढ़ाई करने की तो जरूरत आपकी है ही, लेकिन एकदम रिवीजन करना है। अब कोई नया चीज के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय कम है। नया चीज आप सीखेंगे, नया चीज पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम में कहीं ना कहीं आपके पास डेविएशन की समस्या आ जाएगी, आप डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा चालू करें। अच्छा ये छूटा, अब जो हो गया आप उसी पे सेटिस्फाई रहिए और उसी पे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि आने वाला जो भी एग्जाम हो उसको आराम से अपने चीजों में, अपने आपके पास जो भी सामग्री है, नॉलेज है, उसको आप बढ़िया से उसको विस्तृत रखने की कोशिश करिए।
स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते हैं और कई बार जो होता है डिमांड कुछ और है और लेकर कुछ और आ जाते हैं। तो आप इस पे क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, एग्जाम का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजी होता है। आप किसी भी क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़िए, 2 से 3 बार। कभी कभी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स में, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3 बार वो क्वेश्चंस को पढ़िए, वो कहना क्या चाहता है और उसकी जो मेन पृष्ठभूमि है, या हम कह सकते हैं जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कीवर्ड बोलते हैं, है ना। तो पहले आप उस टॉपिक को कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये फोकस किस पे करवाना चाहता है, और फिर आप उस पर लिखना शुरू करें। पहले क्या होता है, जहां तक मैं समझ, जो मेरे अपना एक्सपीरियंस रहा है, आप किसी भी क्वेश्चंस को लिखने से पहले अपने माइंड में एक रफ मैप बना लीजिए। रफ मैप समझ रहे होंगे? नहीं तो आपका जो क्वेश्चंस होता है, आप क्वेश्चंस पे भी रफ मैप तैयार कर सकते हैं कि हमको एक टॉपिक में कौन कौन से चीजों को लिखना है, कौन सी चीजों को पहले लिखना है, कौन चीजों को बाद में लिखना है। इस तरह से आप एक माइंड मैप जिसको बोलते हैं या रफ मैप कह सकते हैं, उसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, एग्जाम एकदम संतुलित होकर के देना है, लेकिन पहले आपके पास मैप होना चाहिए दिमाग में कि हाँ, हमें इसके अंदर ये सामग्री को देना है, जिससे कि आपका राइटिंग जो होगा वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं अट्रैक्टिव हो जाए। इस चीजों को ध्यान देना। सर, एक समस्या और स्टूडेंट्स के साथ ये आता है कि से बहुत समय ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो लिखना शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पढ़ के जाते हैं पूरा के पूरा लिख देते हैं। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? कोशिश करना है एग्जाम, अभी हमने जस्ट बोला कि परीक्षा जो होते हैं, जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, वो किताब की चीज नहीं जानना चाहिए। जैसे मान लिया एक शिक्षक है, या हम पढ़ाए या कोई और पढ़ाए, तो एक शिक्षक एक बैच में 80-100 बच्चे होते, सबको एक ही जगह यदि वही चीज सारा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉमन नंबर आ जाएंगे, वो जो आपका जनरल नंबर देकर के निकल जाएंगे। शिक्षक जो पढ़ाए उसको कोशिश करनी है हमें अपनी भाषा में लिखने का। तो आप उसको क्या है कि उसको आप अपनी भाषा में इंक्लूड करें, कुछ उसमें नए नए चीजों को भी आप जोड़े। जैसे खासतौर पे मेंस और सिविल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ें। तो न्यूज़पेपर से भी हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है। न्यूज़पेपर से हमें कंटेंट ये भी मिलता है कि लिखना कैसे, अब हमारे पास जो सामग्री है, जो ज्ञान है, एक ज्ञान का हम किस तरह से वहां उल्लेख करें, ये सारी गतिविधि उसमें कहीं ना कहीं आती है। तो आपको कोशिश करना है कि पहले आप मगअप कर दीजिए। मगअप का मतलब होता है क्वेश्चन को समझ गए, उसके बाद आप इनिशिएट जो शुरू करना है, आप कुछ गैजेट से शुरू कर दीजिए। कोई आपके पास कोटेशन है, मान लीजिए सामाजिक विचारधारा से क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको वहां से उठा सकते हैं। कोई आपके पास डेटा है, कोई सर्वे सरकार का है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लिखने की तरीका जो भी आपका एकदम ऑन होना चाहिए, अपना होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा न दिखे कि वह या तो किताब से लिखा हुआ है, या किताबी चीज आपने लिख दिया, या किसी की कही गई जो किसी ने आपको समझा, बस वही चीज को आपने लिख दिया। कोशिश करना है अपनी भाषा का प्रयोग करना। अपनी भाषा जो है, आप उसमें जितना लिखेंगे वो 100% आपका पक्ष में होगा। लेकिन किसी की भाषा आप लिखेंगे तो आपके पक्ष में नहीं हो सकता आपका विरुद्ध खड़ा हो जाए। इस चीजों को ध्यान देना होगा। सर, लास्ट में आप उन स्टूडेंट्स को जिन्हें आप पढ़ाते हैं, या तमाम उन बीपीएससी पर एस्पायरेंट्स को जो इस बार एग्जाम्स देने वाले हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी सफल हों। और जिस तरह से आप अपनी लगन से लगे हुए हैं, मुझे जहां तक भरोसा है कि आपकी बहुत अच्छी मार्क्स होगी, जितने मैं खासतौर पर अपने स्टूडेंट्स को जानता भी हूँ। और बस आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। कौन क्या कर रहा है, सारे चीजों से भी आप दूर रहें। अपने आप को, खुद को आप मजबूत साबित होने की कोशिश करें, और हमेशा पॉजिटिव चीजों को दिमाग में लाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कलाम साहब एक ही शब्द बोलते थे कि आप लाइफ में कभी भी नो मत बोलना। नो का मतलब उन्होंने बताया था नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा था लाइफ में कभी मत कहना कि ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने इसको डिस्कस करके किया आई एम पॉसिबल। फिर आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि फेल मत बोलना है। फेल का फुल फॉर्म उन्होंने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो ओवरऑल यदि ये सारे गतिविधियों को हम देखते हैं, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड को हम पॉजिटिव में डाले हैं, जो हमारे कलाम साहब जी ने कहा। तो समाज के लिए, आज के युवाओं के लिए कलाम साहब एक एपिटोम है, एक आदर्श व्यक्ति है। तो कोशिश करना है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे अगेंस्ट जो परिस्थितियां चल रही है, परिस्थितियां होते रहती है, लेकिन खुद को आप संभालें, खुद को पॉजिटिव रहें, खुद को मोटिवेट रहें। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो होती है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और चीजों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो अभी आप देखें कि मिस्टर अशोक दुबे सर से बातचीत हुई है, सारी चीजें जो है आपको इनसे सीखने को मिला होगा, और हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर हुआ होगा। तो मैं सर का जो कीमती समय दिए उनके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एस्पायरेंट टॉक्स एंड सचिन जी, थैंक्स।